हेलो बच्चों, होप आप पढ़ रहे हो, आगे से आगे तक चल रहे हो मेरे साथ, कुछ भी पीछे नहीं छूट रहा है, और छूट रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी कवर कर लो। ठीक है, अपन चल रहे हैं आगे। इस लेसन में अपन ने यहाँ तक कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे स्थल मंडल का विकास। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने हो तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देते हो और ऑल जो है नोटिफिकेशन पे आप अपना सेलेक्ट करके उसे सेलेक्ट करके ऑन कर देते हो, तो आपको हर तरह की जो वीडियो मैं डालूँगी, चाहे क्वेश्चन वीडियो हो, चाहे इन्फॉर्मेशन वीडियो हो, और चाहे हमारी क्लास वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए इसको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलो अभी अपन शुरू करते हैं। ये तो अपनी होगी बातें, अब आते हैं काम पर। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे आज स्थल मंडल का विकास। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँगी, कुछ ज़्यादा ही काला 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 हो चुका है। ओके, ग्राणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, यानी अपन पढ़ क्या रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा लिंक होते हैं पुरानी क्लासेस से। यानी अपन पढ़ रहे थे कि जो ये हमारी पृथ्वी है ये कैसे बनी। तो पहले अपन ने देखा ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि ब्रह्मांड में जो है सूर्य कैसे बना, सूर्य से जो है पृथ्वी और बाकी ग्रह कैसे लग हुई, चंद्रमा कैसे बना। ठीक है, पृथ्वी का उद्भव, ये सब देखा अपन ने। अब अपन देखेंगे पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है, जो लैंड है जिस पे अपन रहते हैं, उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि भाई ये जो अपने जो खगोलीय पिंड है, पृथ्वी हो चाहे कोई भी हो, ये सारे ग्राणु और जो ये अणु, मतलब ग्रह, ऐसे अणु जिनसे ग्रह बने हो। ठीक है, ऐसे ही ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद अपन को ये चीज़ें समझ में आई है कि भाई ये सब एक चीज़ एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई है। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है, क्या, ये वाली बात कि एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों से बने हुए पिंड है। बहुत से ग्राणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने, यानी बहुत सारे छोटे छोटे ग्राणु इकट्ठा होकर के क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था, यानी ठंडा हो रहा था या इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, जो पदार्थ था उसको प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा क्या हो गई, बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई। ये क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा, और जो ताप उत्पन्न हुआ ज़्यादा, उससे क्या हुआ, वह पदार्थ पिघलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ है, यानी उत्पत्ति के दौरान भी ऐसा हो रहा है और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी ऐसा हुआ है। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तो इतना ज़्यादा ताप था कि पृथ्वी कैसी रह गई, द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ तो घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। अब क्या है, ये अपने तापमान की अधिकता हो गई, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पिघलित अवस्था में थी। पिघलित अवस्था में क्या हुआ, हल्के और भारी, जो भारी थे वो नीचे बैठते चले गए, हल्के थे वो ऊपर रह गए। ठीक है, तो ये जो घनत्व का मिश्रण था हल्का और भारी, इसमें क्या हुआ, अंतर आया, ये क्या हो गया, अलग होने लग गए। यानी भारी जो थे वो नीचे बैठते चले गए, हल्के थे वो ऊपर रह गए। इस अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, बीच में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग या भाग की तरफ आ गए, जो हल्के थे वो ऊपर की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे होते गए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। ठीक है, यानी छोटे छोटे अणुओं के रूप में ये क्या हो गया, पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, ठंडे होते चले गए। धीरे धीरे ये पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, आगे चल करके ये भूपर्पटी जो हमारा धरातल है जिस पर अपन रहते हैं, उसके रूप में विकसित हो गए। हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। देखो, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना आप लोग, एक बार से मैं बताती हूँ आपको। ये विभेदन की क्रिया से क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, एक मिनट, तो इसमें अपन देख रहे हैं कि भाई ये विभेदन क्या है। ठीक है, इस विभेदन की क्रिया को अपन समझेंगे। तो ये विभेदन क्या है, ये विभेदन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विभेदन है, तो इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वी जब ठंडा हो रही थी, या पृथ्वी के बनने के दौरान, पृथ्वी के निर्माण प्रक्रिया के दौरान, बनने के दौरान,
निर्माण प्रक्रिया के दौरान, लिखते जाना आप अपनी कॉपी में, दौरान पृथ्वी में हल्के और भारी पदार्थों का, हल्के और भारी पदार्थों का अलग होना, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, अलग होना, जिसके फलस्वरूप भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में तथा हल्के पदार्थ ऊपर भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गए। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। ये पूरी बात आप लिखो। विभेदन जो है ये क्या है, विभेदन की क्रिया क्या है, पृथ्वी पर हल्की और भारी पदार्थों का अलग होना। ठीक है, हल्के और भारी पदार्थ जो प्रक्रिया है, पृथ्वी पर भारी और हल्के पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया जो है, यही विभेदन कहलाता है। ठीक है, और ये कैसा हुआ है, ये हुआ है हल्के भारी पदार्थ जो है नीचे बैठते चले गए, हल्के पदार्थ जो है ऊपर बैठते, ये इससे हुआ है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ये देखो, ये है अपनी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको मैं पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल अपन ये जो बाकी की चीजें पहले ही करेंगे। ठीक है, अपन ने कहा छोड़ा था। ठीक है, आगे देखो, चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटक, चंद्रमा की उत्पत्ति भी हो रही थी उस टाइम भी, जो है दौरान क्या होगा, भीषण संघट। संघट का मतलब क्या है, एक टक्कर। ठीक है, एक तरह की टक्कर ही मान लेना इसको। ठीक है, ये एक चंद्रमा की जो उत्पत्ति होती है उस दौरान ये भीषण टक्कर होने, ये जो संघट होने की वजह से, इस क्रिया की वजह से क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। ठीक है, इस तरह से जब ये चंद्रमा बन रहा था तो पुनः इसमें क्या हुआ, तापमान बढ़ा, है ना, और ऊर्जा भी नहीं उत्पन्न हुई। ये विभेदन का दूसरा चरण था। यानी एक तो विभेदन हो गया जिसमें पृथ्वी ठंडी हो रही है और उसके दौरान क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तापमान की वृद्धि से क्या हो रहा है, हल्के पदार्थ ऊपर है और भारी पदार्थ जो है नीचे केंद्र की तरफ जा रहे हैं। दूसरी विभेदन की क्रिया में क्या हुआ है, ये कब हुआ है, ये चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान हो रहा है विभेदन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस विभेदन की प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। ये जो पृथ्वी का पदार्थ था ये परत बाई परत अलग हो गया। ठीक है, और पृथ्वी के धरातल से कोर तक कई परतें बन गई। देखिए, आज भी क्या है ना, अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं ना, आगे आपका लेसन है उसमें पढ़ाऊंगी, इसमें आपको इसी तरह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है ना, बहुत सारी लेयर है, जिसमें सबसे ऊपर जो है ये है अपना भूपर्पटी, अंदर है मेंटल और नीचे बीच में है कोर। ठीक है, इस तरह से, जैसे परपर्टी जिसे क्रस्ट कहते हैं, पवार यानी मेंटल, और बाह्य कोर यानी कि आउटर कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, ये कोर ही है एक, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ लेयर्स बन गई है। तो पृथ्वी में जो परतें हैं वो कब बनी, ये बनी चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, यानी आंतरिक भाग से ऊपरी भाग तक अगर अपन देखेंगे तो पदार्थ का घनत्व जो है बढ़ता जाता है। यहाँ से क्रस्ट से सेंटर की तरफ अपन जाते हैं ना, तो घनत्व बढ़ता जाता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना नाम से, उसमें आपको पूरी लेयर्स जो है अपन उसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि भाई कैसे कैसे है, किस किस ने इसके बारे में बात की है। ठीक है, फिलहाल अपन चलते हैं अभी आगे। अगला है वायुमंडल और जलमंडल का विकास। क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि लेसन कंप्लीट होने वाला है, फिर ये जो सारणी है ना ये बचेगी, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, इसलिए फिलहाल पहले अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं, सारणी को बाद में छेड़ेंगे। ठीक है, अगला है वायुमंडल और जलमंडल का विकास। इसमें देखो, पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में, यानी जो हमारे सामने वर्तमान का वायुमंडल है उसकी संरचना में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख योगदान है। यानी हमारा जो अभी का वायुमंडल है वर्तमान का, उसमें हमारे पास लगभग 78% तो क्या है, नाइट्रोजन है, और लगभग 21% क्या है, ऑक्सीजन है। तो इनका प्रमुख योगदान है हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल की संरचना और संगठन हम जो है 8वें अध्याय में पढ़ लेंगे, और वायुमंडल को अच्छे से अपन खोल करके किस लेसन में पढ़ेंगे, 8वें लेसन में पढ़ लेंगे। तो 8वें लेसन में जब अपन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो है मोटा मोटा समझ लेते हैं अपन।
ठीक है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर की जो लेयर है उसको उसको बनने की 2 अवस्थाएं बताई थी। एक पहली विभेदन प्रक्रिया, जिसमें तापमान के कारण जो है हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग हुए, भारी पदार्थ नीचे चले गए, हल्के पदार्थ ऊपर रह गए। दूसरी विभेदन की क्रिया हुई जब चंद्रमा बन रहा था, तब पृथ्वी से अलग होकर जब चंद्रमा बन रहा था, उसकी वजह से पृथ्वी क्या हुई, लेयर बाय लेयर में बट गई। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वायुमंडल। वायुमंडल में जो है ये 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें, यानी आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको बोलते हैं आदिकालिक प्राचीन गैसें। ठीक है। और ये क्या हुई, इनका ह्रास हुआ। और कैसे हुआ, सौर वायु की वजह से हुआ, सूर्य से आने वाली वायु, ठीक है, उसकी वजह से ये यहाँ से हटी है। ठीक है, अपन ने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था इसको। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के भीतर से निकली भाप। अब पृथ्वी क्या है, गर्म है, तो उसके अंदर से भाप निकल रही है वो, और जल वाष्प, भाप के साथ जल वाष्प जो है, इसने क्या किया, इनके सहयोग से क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ। ठीक है, भाप और जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है। अतः वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ने संशोधित किया। यानी कि बाद में बादल बने, भाप हो रही है, और फिर क्या हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, ऐसे ही होता रहा। नीचे से पृथ्वी गर्म थी, ये फिर भाप बनाती, ये बारिश होती, फिर भाप और जलवाष्प बनती। इसी तरह क्या हुआ, ये जो चक्र चल रहा है बार बार, ठीक है, बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से भाप, जलवाष्प, जलवाष्प से फिर बादल, इस चक्र ने जो है आज का हमारा जो जल चक्र है उसको निर्माण किया है। और उसके बाद जो हमारे पौधे थे हमारी पृथ्वी पर, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को काम में लेकर के क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमारे वायुमंडल में हो गई। इस तरह से फोटोसिंथेसिस जो ये क्रिया है, जिसे अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, वो उसने भी हमारे वायुमंडल को बनाने में क्या दिया है, योगदान दिया है। तो पौधों का भी इसमें रोल रहा है। और आज भी जो है आप देखते हो, एक मिनट, आज भी क्या है ना, आप देखते हो, आज भी आप देखते हो कि भाई हमारे पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं। और उनके इसके द्वारा ही क्या हो रहा है, उसके द्वारा ना हमारे आसपास का वायुमंडल साफ होता है, यानी ऑक्सीजन की इसमें मात्रा बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए अपन कहते भी हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे वायुमंडल के लिए स्वच्छता स्वच्छता करने का काम करते हैं, वायुमंडल को साफ करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखो, प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता थी। ठीक है, आरंभिक वायुमंडल है, इसमें क्या थी, हाइड्रोजन और हीलियम, यानी प्राचीन गैसें है ये। आप देखोगे अंतरिक्ष में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही ज्यादा मिलती है, तो ये प्राचीन गैसें हैं। ठीक है, ये कैसी गैसें हैं, प्राचीन गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इनकी अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गई, मैंने बता ही दिया था आपको। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं हुआ, बल्कि सभी पार्थिव ग्रह, जो आगे के 4 ग्रह ना, बुध, शुक्र, ये अपनी पृथ्वी और मंगल, इन चारों पे हुआ है ऐसा। बाकी पीछे तक सौर वायु पहुंच नहीं पाई, यहाँ से सूर्य से जो वायु निकल रही थी, लपटें निकल रही थी, जो गर्म हवा थी, उसने इन गैसों को यहाँ से हटाया। ठीक है, लेकिन ये आगे तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ शुद्र पेटी है, उसके बाद बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, यह ना इनके ऊपर ये पहुंच नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि दूर है बहुत। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया, यानी या तो इनसे दूर हो गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था होती है कि पुरानी गैस से हट जाए, हाइड्रोजन और हीलियम वाली, देखिए, फिर नई गैसें आएगी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन होने के दौरान फिर भी ठंडा भी हो रही थी, जैसे ये जब भी मैंने आपको बताया, भाप और जलवाष्प से बादल बन रहा था, फिर बारिश हो रही थी जिससे वो ठंडी हो रही थी, फिर भाप बन रही थी ऐसे। तो ठंडा होने और विभेदन, जो भी विभेदन की क्रिया बताई थी आपको, कि तापमान बढ़ रहा था अंदर से, फिर जो है हल्के पदार्थ ऊपर आ गए और भारी पदार्थ नीचे चले गए, फिर एक बार चांद जब अलग हुआ पृथ्वी से, उस दौरान, तो ये दोनों चीजें जब हो रही थी, तब पृथ्वी के अंदरूनी भाग में से बहुत गैसें, जलवाष्प बाहर निकली। इससे इसी से आज का वायुमंडल बना है। ठीक है, आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। देखो, डी गैसिंग, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, डी गैसिंग क्या है, तो ये क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई। ठीक है, इसे कहते हैं डीगैसिंग। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैसें बढ़ने लगी। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हुआ, नीचे से जो है गैसें और जलवाष्प बाहर आ रही थी। पृथ्वी की ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हुआ।
संघनन से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। ठीक है, संघनन से क्या होंगे, बादल बनेंगे, बादल से क्या होगी, वर्षा, और वर्षा के पानी में क्या जो घुलती जा रही थी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो घुल रही थी और तापमान कम होता जा रहा था। फलस्वरूप अधिक संघनन, अत्यधिक वर्षा हुई, अधिक संघनन हुआ, अधिक बादल बने, अधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा हो गया, जिससे महासागर बने, यानी बड़े बड़े खड्डे थे पृथ्वी पे, उन पे वर्षा का जल इकट्ठा होता गया और महासागर बन गए। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने, यानी महासागर 50 करोड़ सालों के बाद के बीच में बने। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, अपन ने देखा था 4.6 अरब वर्ष पूर्व, तो इसमें 50 करोड़ साल का टाइम लग गया और इसको बनने में महासागर। इससे हमें पता चलता है कि महासागर जो है 400 करोड़ साल पुराने हैं। ये बाइक चीज अंडरलाइन करने की है, महासागरों की एज। महासागर कितने करोड़ साल पुराने हैं, 400 करोड़, और लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का आरंभ हुआ। यानी हमारे जो इस पृथ्वी पर जो सबसे पहले बार जीवन का उद्भव कब हुआ, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, ये दोनों चीजें अंडरलाइन करने योग्य है। ये यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है और आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। ऐसे लिखना, महासागर, महासागरों की आयु है 400 करोड़ साल पूर्व। ठीक है, 400 करोड़ साल है ये, बने कब, इससे पूर्व। और जीवन का विकास पृथ्वी पे कब हुआ, 380 करोड़ साल पहले। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लो। यद्यपि 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मतलब प्रक्रिया विकसित हुई, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तो 250 से 300 करोड़ साल पहले ही विकसित हुई। 380 करोड़ साल पहले जीवन कैसे आ गया, क्योंकि पौधे ही तो आए थे पहले। ठीक है, पौधों के फॉर्म में ही तो चीजें आई थी, और जो जीव आए थे, ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, वो समुद्रों में थे। ठीक है, तो जो पौधे आए थे वही तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, तो पहले पौधे आए थे, फिर उन्होंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन का जो है ये अपने वायुमंडल में घुलन मिश्रण हुआ है। उसके बाद में जो है बड़े जीव और बाकी आए। सब लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा, यानी बहुत टाइम तक तो जीवन कहाँ था, महासागरों में ही था। बाद में जो है उभयचर जीव आए। अपन ये जो समय सारणी है ना, ये जब आपको पढ़ाऊंगी ना तो उसमें बताऊंगी कि कब आए अपने उभयचर जीव। ठीक है, ये देखो, जल स्थल छत, यानी जो दोनों पे रह सकते थे, जल में और स्थल में। ठीक है, तो इस तरह से उभयचर आए, तब जाकर के जो है धरातल पर जीव पहुंच पाया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन है। ठीक है, धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से बढ़ गई। यानी अगर पूछा जाए वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो इतनी कब हो गई कि यहाँ पे कोई जीवन आरंभ हो सके, तो 200 करोड़ वर्ष पूर्व हो गई। ठीक है, अब अगला टॉपिक है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, एक बार इसको मैं पूरा निकाल के थोड़ा इस पेज को साफ कर देती हूँ ताकि अपन थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ सकें। चलो चलते हैं आगे। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण ही जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। यानी पृथ्वी जब लगभग पृथ्वी बन गई तब हमारे यहाँ पे जीवन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, निसंदेह ही पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। सीधी सी बात है, पहले पहले हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी, तो यहाँ जीवन नहीं था। जैसे जैसे सौर वायु ने ये हाइड्रोजन और हीलियम आदिकालीन प्राचीन गैसों को आगे बढ़ाया, हटाया वहां से पृथ्वी से, तब जाकर के पृथ्वी पे दूसरी अन्य गैसें विकसित हुई, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, मीथेन थी। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे पौधे वगैरह जब यहाँ उगे और उन्होंने फोटोसिंथेसिस की क्रिया करी, प्रकाश संश्लेषण की, तो उससे ऑक्सीजन बनी, फिर जाके जीवन यहाँ पे आरंभ हुआ है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान क्या हुआ है, ये हमारी जो जीवन है वो बना है। जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु, यानी कुछ अणु थे जो जटिल जैव कार्बनिक थे, बने और उनका समूहन हुआ, फिर वो क्या हुआ, एक जगह इकट्ठे हुए। ऐसा यह समूहन ऐसा था जो आपको दोहराता है, अपने आप को दोहराता है। ये फिर ऐसे था, फिर ये सेम ऐसा एक और बना लेता है अपने जैसे, फिर ये, और ये छोटे छोटे मतलब सिर्फ अणु हैं जो ग्रुप में है। ठीक है, पुण्य बनने में सक्षम था, और ये कैसा था, पुण्य बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में बदल सकता था। ठीक है, जो निर्जीव पदार्थ है
जिसमें जान नहीं है उसे जीवित पदार्थ में जिसमें जान बदल सकता था। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में आज हमें जो है ना पुराने पुराने जीवाश्म मिलते हैं, फिर अपन कहते हैं ये इतने करोड़ साल पुराना है, ये इतने लाख साल पुराना है। ठीक है, तो हमारे हमारे इस पृथ्वी पर तो क्या है ना, हमें जीवन के रूप बहुत पुराने पुराने अभी क्या है ना जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। तो अपन पक्का नहीं कह सकते कि भाई पहले बार कौन आया था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सी मानने की बात यह है कि पहले एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म आया था, सिंगल सेल बॉडी थी वो। ठीक है, जिसे अपन ये यहाँ पे बोल रहे हैं अणु, ये ठीक है कार्बनिक अणु। ठीक है, 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्म दर्जी संरचना आज की जो शैवाल है ना ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी, उसकी संरचना से मिलती है क्या? ये 300 करोड़ साल पुरानी जो है अपन को कुछ चट्टाने उनमें मिली है इसकी। ठीक है, इतनी छोटी संरचना की एक एल्गी मिली है अपन को। ठीक है, कितने साल पुरानी है वो? 300 करोड़ साल पुरानी। ठीक है, इन चट्टानों में मिली। यह कल्पना की जाती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यानी इससे पहले तो क्या है ना साधारण संरचना की शैवाल रही होगी, इससे भी पहले ना। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। इसको अंडरलाइन कर लो भाई, कि जीवन का विकास कब हुआ शुरू? लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। ये भूवैज्ञानिक काल मापक्रम क्या है? ये वही सारणी है जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ कि आपको इस इसके साथ इकट्ठी एक साथ पढ़ाऊंगी, अच्छे से समझाती हूँ अभी इसको। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या समझ सकते हैं? अपन समझ सकते हैं कि एक कोशिकीय जो जीव है वहां से लेकर के आज का जो मानव है वहां तक का जो जीवन रहा है पृथ्वी पर, उसको समझ सकते हैं उस सारणी से, जो भूवैज्ञानिक काल मापकरण प्रश्न नंबर 18 पे दिया गया है। अभी अपन जस्ट उसी पे स्किप करने वाले हैं। ठीक है, पहले अपन उसको स्किप, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से इसको स्किप करेंगे, इन क्वेश्चंस को बाद में इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि फिर उसमें से कुछ क्वेश्चन आ गए सारणी में से तो वापस होंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले अपन करते हैं इस सारणी को समझते हैं। बहुत ही अच्छी है और आपके बहुत ज्यादा काम की है ये सारणी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई भी है आपस में। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। इसको यहाँ नीचे से चलना है अपन। ठीक है, नीचे से क्यों चलना है मैम? ऊपर से क्यों नहीं पढ़ रहे अपन इसको? क्योंकि ये जो है ना सारणी, ये बनाई गई है आज के मनुष्य से। एक मिनट में इसको पहले साफ करते हैं, एक्स्ट्रा जो चीजें हैं इसमें। चलो, अब देखना, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि समझना आसान है। ये इससे ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। ये जो है ना आधुनिक मानव यानी आज के मानव से शुरू की गई सारणी है। यहाँ से शुरू करेंगे अपन और कहाँ जाएंगे? अपन जाएंगे एकदम नीचे। नीचे बोले तो यानी उस टाइम पे जब पृथ्वी नई नई बनी थी, यानी बिग बैंग सिद्धांत हो ही रहा था। ये देखो बिग बैंग सिद्धांत, क्योंकि पहली बार विस्फोट हो रहा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी वहां से। लेकिन मैं आपको इसको पढ़ाऊंगी यहाँ से। ठीक है, इस तरफ से अपन जाएंगे, जीरो से लेकर के बिग बैंग सिद्धांत से लेकर के आज के मानव तक अपन चलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको उल्टा पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान से इसको देखना, क्योंकि उसको याद करना थोड़ा आसान है। ठीक है, अपन जीरो से स्टार्ट करके आ जाएंगे ना तो थोड़ा आसान है, तो मैं उसको इस हिसाब से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अपन नीचे से इस सारणी को पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा अगर जैसे जैसे मैं बोलती हूँ उस पर आप ध्यान दोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगी, इतनी कोई बारी नहीं लगेगी। चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ? बिग बैंग सिद्धांत अपन ने पढ़ी है। अपन ने देखा था 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग यानी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा ये है कि जब बिग बैंग सिद्धांत के दौरान सारे ये अ, अंतरिक्षीय अणु मिलकर के एक सुपर स्टार बना था। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे जल करके खत्म हो गया, फिर इसमें एक विस्फोट हुआ, इसे ही सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, और ये 12 अरब वर्ष पहले हुआ। इन दो घटनाओं से बना है ब्रह्मांड। ठीक है, फिर इसी के अंदर जो विस्फोट होने से जो पदार्थ अलग हुआ है उन्हीं से बने तारे, और तारों से बने हैं ग्रह। तो फिर तारों की उत्पत्ति कब हुई? 5 अरब वर्ष पहले, जिसमें से अपना सूर्य भी बना है। ठीक है, तो ये था अपना जो अपन थ्योरी पढ़ के आए हैं अभी कल, कि भाई कैसे कैसे पृथ्वी और ब्रह्मांड बना है। ठीक है, ये उसके बारे में एक छोटा सा रिवीजन की तरह। अब देखो, अब आपको ये देखना है यहाँ से। देखो,
यहां से इसको शुरू करेंगे। ठीक है, देखो ये है ना, इसको बोलते हैं आर्कियन। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हिंदी में लिख के बता दूंगी मैं आपको, याद ऐसे रहेगा। आद्य, महाकल्प, महाकल्प ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ऐसे वर्डों को अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना हेडियन, आर्कियन और ये पेरेटोरोजोइक यानी प्रेटोरोजोइक, रोजोइक। ठीक है, ये तीनों मिलकर के, इन तीनों काल को मिलाकर के, ये जो यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं, एक बार मैं वापस मिटा के दिखाती हूँ आपको। इसको आप हिंदी में लिख लेना पास में, जैसे जैसे मैं हिंदी लिखा रही हूँ ना वो, क्योंकि अपन रह गए राजस्थानी, तो अपन को थोड़ी चीजें हिंदी में याद रहती है, पर वो इंग्लिश के टर्म्स में याद रखनी है, हिंदी में लिख के। तो हेडियन, आर्कियन और प्रेटेरोजोइक है ना, इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन। सुपर इयोन, इयोन, ठीक है, ईओएन, इयोन। ठीक है, इनको याद रखना है। अब देखो थोड़ा सा एक बार से मैं आपको ये इयोन, एरा ये समझाती हूँ। ठीक है, देखो अपन थोड़ा सा इसको अंदर पढ़ते हैं, देखना। देखो इस समय को, जैसे मान लो अपन किसी का लाइफ का टाइम देख रहे हैं, जैसे मान लो एक लड़की है राधा, उसकी उम्र है 40 साल। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि राधा है ना पैदा कब हुई। तो अब इस 40 साल में भाई, आज कितनी है, आज है 2024, 2025। ठीक है, 2025 में जो है 40 आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपने, 1985 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जन्म कब हुआ राधा का, 1985। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 1985 ही होंगे ना। 1985 ही होंगे, एकदम अच्छे से चेक कर लिया मैंने। और से मेरे पास मिटाने जैसा कुछ नहीं है क्या भाई। नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1985 में राधा पैदा हुई। ठीक है, 1985 में राधा पैदा हुई और 1986 में उसने पहली बार कुछ वर्ड बोला। ठीक है, 1987 में उसने, ठीक है, उन मान लो लास्ट 1985 में पैदा हुई, ये 8 9 10 महीने उसने मतलब बोलना सीखा, और उसने पैर उठाए, मतलब पहली बार कदम बढ़ाया। ठीक है, फिर 1988 में राधा पहली बार स्कूल गई। ठीक है, फिर इसके बाद में 89 में उसने जो है फर्स्ट क्लास जो है कंप्लीट कर ली। इस तरह से देखो, एलकेजी यूकेजी आज के जमाने के चोचले, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, फिर 90 सेकेंड क्लास, ऐसे करते करते अपन कहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से उसने अपनी 12th कंप्लीट करी, इस तरह से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, इस तरह से उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। ठीक है, अगर उसने बीएड की हो तो और बीएड कंप्लीट करी। ठीक है, और आज मान लो वो इस जहाँ पे है, आज मान लो वो प्रोफेसर बन गई। ठीक है, तो ये आज उसका वर्तमान का स्वरूप है। तो इसने कैसे पाया, ऐसे, ये पूरा उसका टाइम पीरियड है। तो वैसे ही इन सबको बताने के पीछे का मकसद क्या है मेरा, इन सबको बताने का मकसद ये है कि भाई हाँ, जैसे ये है ना राधा की जिंदगी का समय काल, काल पीरियड है ये, वैसे ही अपन पृथ्वी का पीरियड देखते हैं कि पृथ्वी पर पहली बार क्या हुआ, कब हुआ। ठीक है, देखो अब देखो ये जो है ना पृथ्वी का काल जो है इयोन, इयोन के अंदर होते हैं एरा, एरा के अंदर होता है पीरियड, और पीरियड के अंदर होता है इपोच। ठीक है, यानी इयोन के अंदर बहुत सारे एरा हैं, हर हर एक एरा में बहुत सारे पीरियड्स हैं। ठीक है, और इन पीरियड के अंदर इपोच घुसे हुए हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह से अपन इसको सारणी बना सकते हैं भाई, सारणी बनाओ। तो कितने योन है टोटल, 4 योन। पहला है हेडेन, हिंदी में लिख देती हूँ भाई आप लोगों के लिए, हेडेन। दूसरा है आर्कियन।
तीसरा है प्रोटोरोजोइक। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के, एक तो ये इयोन हो गया, इन तीनों को अगर मिला दे अपन तो ये एक हो जाएगा सुपर इयोन। सुपर इयोन यानी इयोन से भी बड़ा, तीनों को मिला देंगे तो। ठीक है, लेकिन अपन को याद रखना है इयोन कितने हैं, चार। एडेन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, तीन हो गए। ठीक है, और इन तीनों को मिला करके ये है सुपर इयोन। का नाम क्या है इन तीनों को मिला करके? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन है ये। ठीक है, अभी एरा में नहीं आया, ये मैं समझा रही हूँ कि सुपर इयोन है, इन तीनों को मिला दो तो इनका एरा वेरा कुछ नहीं है, इनका टाइम जरूर है। ये 4600 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है, जब पृथ्वी जस्ट सूर्य से अलग होकर के पृथ्वी की तरह फॉर्म में आई थी। ठीक है, यहाँ से शुरुआत आई। और फिर चौथा जो एयोन है उसका नाम है फेनेरोजोइक। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको उतारना है। कैसे उतारना है? ठीक है, अभी मैं एक बार से इसको कच्चा उतार के समझा रही हूँ, फिर आपको उतरवा दूंगी। ठीक है, फेनेरोजोइक इयोन, इसके अंदर जो है तीन एरा है। तीन एरा है, एक है अपना पेलियोजोइक। पेलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक, और तीसरा है अपना सेनोजोइक। पुराना नाम क्या है सेनोजोइक का? कोष्टक में लिख लेना नियोजोइक, पहले से नियोजोइक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें तीन है। ठीक है, अब इन पेलेजोइक में क्या है, छह पीरियड है। कितने इस एक में? इस एक में छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इनके नाम क्या है वो मैं लिखाऊंगी। मेसोजोइक में तीन है, एक, दो, तीन। सेनोजोइक में दो है, एक, दो। पहले को कहते हैं टर्शरी, दूसरे को कहते हैं क्वाटनरी। ठीक है, टर्शरी के अंदर पांच है, एक, दो, तीन, चार, पांच। और क्वाटनरी के अंदर एक, दो, दो है। ठीक है, अभी मैं सारणी बनाऊंगी आपको। ये जो है ना, इसका पहले का नाम, पहले जो एक का पहला पीरियड, ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैम्ब्रियन। इसका नाम आर्डोविशियन। इसका नाम सिलूरियन। इसका नाम डिवोनियन। इसका नाम कार्बोनिफेरस। इसका नाम परमियन। मैडम ये अजीब अजीब से नाम है, मैं याद कैसे होंगे? भी आपको याद करा देंगे, चिंता ही मत करो। मेसोजोइक में जो तीन, इनका नाम, पहले का नाम है ट्रियासिक, दूसरे का नाम है जूरेसिक, तीसरे का नाम है क्रिटेशियस। मैं सब लिखा दूंगी, अभी कुछ मत लिखना, मैं जैसे ही बोलूँ ना लिखो, तब लिखना। और ये टर्सरी में जो पांच है ना, इसमें पहला है पेलियोजोइक, पेलियोसीन, सॉरी, पेलियोसीन। ठीक है, पेलियोजोइक ये पेलियोसीन। दूसरा जो है उसका नाम है इयोसीन, तीसरा है उसका नाम है ओलिगोसीन, चौथा है उसका नाम है मायोसीन, पांचवा है उसका नाम है अपने पलायोसीन। पलायोसीन। ठीक है, अब ये दो बज गए। इसमें एक है प्लिस्टोसिन, पली आधा सेट प्लिस्टोसिन, ये मैं सब लिखवा दूंगी, आप चिंता ही मत करना। दूसरे का नाम है होलोसिन। ये जो होलोसिन है ना, इसमें आज के मानो है, समझ गए? तो अपन यहाँ तक चलेंगे। यहाँ से शुरू किया अपन ने प्री कैम्ब्रियन सुपर इयोन में हेडेन, आर्कियन, प्रोटोजोइक। 4600 करोड़ वर्ष पहले जब पृथ्वी बनी थी, तब से शुरू करके आज के आधुनिक मानव होलोसीन तक अपन आ जाएंगे। ठीक है, कब क्या हुआ इनमें? जैसे ऑर्डोविशियन है अपना, ठीक है, इसमें पहली बार क्या हुआ, जो है फिश आई, मछली का युग कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से। जुरेसिक में डायनासोर आए, है ना। ट्रियासिक में बड़े बड़े पेड़ थे और कंगारू आए। क्रिटेशियस में जो है समुद्र का पानी स्थलों तक पहुंच गया। इस तरह से ये सारी चीजें मैं अभी आपको लिखाने वाली हूँ। तो ये अपन कर रहे हैं आगे दूसरे पेज पे। अब आपको लिखना है, अब आपको ये सारणी बनानी है उसी कॉपी में जिसमें सारा काम चल रहा है, उसी में। इस तरह से लिखोगे आप इयोन। ठीक है, इयोन, और फिर इयोन के बाद आएगा एरा। एरा, एरा के बाद में आएगा पीरियड। पीरियड, ठीक है। एक बार पीरियड की स्पेलिंग चेक करती हूँ मैं।
सही है ना। और पीरियड के बाद में आएगा इपोच। ठीक है। अब आगे ना, इपोच के आगे जैसे अभी इसको जगह को रखेंगे, लेकिन इसके आगे एक और बनेगा। उसके अंदर आएगा, मतलब इसकी मुख्य विशेषताएं कि किस साल में क्या हुआ है। ठीक है। तो मुख्य विशेषताएं इस तरह से, ये थोड़ा लंबा चाहिए अपन को ना आगे तक, और भी लंबा, यानी दो, इतना दो है ना ये, इतना बड़ा चाहिए अपन को। ठीक है। तो अब देखो, इयोन क्या है। इयोन जो है ये चार थे। पहला क्या है, हेडेन। दूसरा क्या है, आर्कियन। लिखते जाना। थोड़ी इसमें ना राइटिंग सही नहीं जनती है, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ। तीसरा क्या है, प्रोटोरोजोइक। प्रोटोरोजोइक से जय है जय। ठीक है। और इस तरह से कोष्टक में लिख देना, सुपर इयन प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। और इनका टाइम लिख देना, 4600 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है। या एरा वेरा नहीं है ये क्या है, इसका टाइम है, क्योंकि बीच में एरा नहीं, एरा जो है चौथे वाले में आया। अब इसको कर दो बंद। कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, चौथा नंबर लगाओ, इसे लिखेंगे अपन फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक। ठीक है। फेनेरोजोइक के अंदर, इसके अंदर जो है तीन एरा है। पहले का नाम है पेलियोजोइक। ठीक है। इस पेलियोजोइक में जो है 6 पीरियड है, 6 के 6 नाम लिखेंगे अपन। नाम है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये इसके 6 भाग है। ठीक है। ये प्राथमिक युग कहलाता है। प्राथमिक युग, इपोच, इवियन इपोच, प्राथमिक युग इपोच। ठीक है। समझ गए। अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कैम्ब्रियन के सामने इस तरह से। ठीक है। तो कैम्ब्रियन की मुख्य विशेषताएं हैं अपने, सबसे पहले कि इसमें जो है समुद्र के अंदर है ना जीव आए थे। पहली बार जो जीव आया था ना, वो समुद्र में आया था। समुद्र में जीव का उद्भव, आगे तक लिख देना, ये इसी का भाग है। ठीक है। समुद्र में जीव का उद्भव। ठीक है। और ये जो जीव था, ये कैसा था, बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव। कोष्टक में लिख लेना, बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव था। रीढ़ की हड्डी क्या, ये तो एक कोशिकीय जीव था, बिल्कुल कोशिका एक छोटी सी थी। ठीक है। ये है कैम्ब्रियन काल के बारे में, ये जो अपन इतना कुछ यहाँ पे लिखा है ना, सारा कैम्ब्रियन काल का है। आर्डोविशियन काल में क्या हुआ, इसमें पहली मछली आई। ठीक है। इसमें प्रथम मछली, ठीक है, प्रथम मछली आई। सिलूरियन में क्या हुआ, स्थल पर पहली बार जीवन, पौधों के रूप में पौधे आए थे। स्थल पर पहली बार जीवन, पौधों के रूप में। ठीक है। यह है सिलूरियन के लिए। डिवोनियन में क्या हुआ था, उभयचर जीव, उभयचर जीव, यानी ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों पे रह सकते थे। स्थल प्लस जल दोनों पर रहने वाले। ठीक है। और इसके बाद में ये अपना कार्बोनिफेरस, इसे कोयला युग कहते हैं। यहाँ लिखनी है सारी चीज मुख्य विशेषता में, मैं यहाँ वहां लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप भी यहाँ वहां लिख लोगे। सारी की सारी इस मुख्य विशेषता में लिखना है। कोयला काल,
ठीक है, इसे कोयला काल कहते हैं, यानी जो कोयला मिलता है हमें कार्बोनिफेरस काल का मिलता है। ठीक है, कोयला काल है हमारे लिए। ठीक है, और परमियम में क्या हुआ था, ये है एज ऑफ रेप्टाइल, एज ऑफ रेप्टाइल, यानी रेंगने वाले जीव, रेंगने वाले जीवों का काल। अब मैं इसको और अच्छे से एक बार लिखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं इसको एक बार अच्छे से लिखती हूँ, आपने इतना लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार से रोक के लिख लो, समझ में आ रहा है तो, लेकिन मैं इसको वापस अच्छे से लिख रही हूँ। ठीक है, समझ गए। ये क्या है, पैलियोजोइक एरा है, इसके 6 भाग है, 6 काल है, 6 पीरियड है। ठीक है, इसे प्राथमिक युग विपोज कहते हैं और इसे इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको एक बार मैं सही से लिखती हूँ, थोड़ा और छोटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ये है इयोन। कौन सा इयोन पढ़ रहे हैं अपन, फेनेरोजोइक, फेनेरोजोइक। स्क्रीन पे लिखना बहुत हार्ड काम है ना, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। अब लिख लेते हैं एरा। ये है एरा। एरा कौन सा है इसका, पहला पैलियोजोइक। राइटिंग की बैंड बज रही है वो इसके ऊपर, पैलियोजोइक। ठीक है, अब फिर आएंगे पीरियड्स, यानी कितने काल है इसमें। ठीक है, तो इसमें 6 काल है। पहला क्या है, कैम्ब्रियन। दूसरा आर्डोविशियन। तीसरा सिलूरियन। चौथा डिवोनियन। चौथा क्या है, डिवोनियन, डिवोनियन। पांचवा कार्बोनीफेरस, और छठा परमियन। ठीक है, तो अपने इपोच था इसमें एक, तो इपोच कौन सा है, ये प्रथम युग इपोच। ठीक है, ये देखा था हमने। अब बच गई इसकी मुख्य विशेषताएं, किस तरह से बड़ा बनाना है। तो ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या थी, इसकी विशेषताएं थी समुद्र, समुद्र में जीव, जीव का उद्भव लिख लो। पहली बार समुद्र में जीव आया, और कैसा था, बिना रीढ़ की हड्डी वाला, बिना रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्थल पे यहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, सिर्फ समुद्र के अंदर है। दूसरा था आर्डोविशियन में प्रथम मछली। फिर सिलुरियन में स्थल पर जीवन आया पौधों के रूप में, स्थल पर पौधों के रूप में जीवन। फिर ये तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद होगी फिर उभयचर आ गए डिवोनियन में। उभयचर यानी कि ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों में रह सके, जैसे कि आज के जमाने में अपना मेंढक। ठीक है, और फिर कार्बोनिफेरस को कोयला युग कहते हैं, कोयला युग कहते हैं। ठीक है, यानी जो कोयला बन रहा था इस काल में। और परमियन में क्या हुआ, इसे एज ऑफ रेप्टाइल बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल, यानी रेंगने वाले जीवों का काल, यानी ऐसे जीव आगे जो रेंगते हो, रेंगने वाले जीवों का काल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पैलियोजोइक। एक क्या हो रहा है अभी, एक एरा कंप्लीट हुआ फेनेरोजोइक का। फेनेरोजोइक का दूसरा एरा, उसका नाम है मेसोजोइक। मैडम ठीक है, आप लिखा रहे हो, हम लिख रहे हैं, इसको याद कैसे करेंगे, तुम लिख लो, मैं याद कराती हूँ तुम्हें।
ठीक है। इसके 3 भाग है। मेसोजोइक का पहला है ट्रियासिक, दूसरा है जुरेसिक और तीसरा है क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस इसको बोलते हैं द्वितीय युग इपोच। ठीक है। ट्रेसिक में क्या हुआ, इसकी विशेषता क्या है, इसमें मेंढक और समुद्री कछुए बने। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या बने, मेंढक और समुद्री कछुए। कछुआ होता है ना, कछुआ, वो वाला पुराने जमाने के कछुए। जुरेसिक काल में क्या हुआ, इस काल को डायनासोर का युग कहते हैं। डायनासोर का युग, डायनासोर मूवी देखी होगी आप लोगों ने, जुरेसिक पार्क, वो इसी के नाम पे पड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पे कंगारू आए। ठीक है। और इसके अलावा इसी काल में पुष्पी पौधे, यानी जो ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, वो पहली बार आए। ठीक है। प्रथम पुष्पी पौधे ऐसे लिख लेना इसको। ठीक है, प्रथम पुष्पी पौधे इसी में। और क्रिटेशियस काल में क्या हो गया, क्रिटेशियस काल में डायनासोर तो विलुप्त हो गए। डायनासोर विलुप्त यानी मर गए सारे। जो आज हमें डायनासोर के कंकाल मिल रहे हैं ना जीवाश्म के रूप में, वो इसी काल में मरे थे। और उसके अलावा जो समुद्र का पानी था, समुद्री जल, वो स्थल पर अतिक्रमण कर लेता है। जल का स्थल पर, स्थल पर अतिक्रमण यानी जल जो है स्थल तक ऊपर चढ़ जाता है। ये हो गया मेसोजोइक। ठीक है। अब तीसरा बचा है इसका, फेनेरोजोइक का तीसरा एरा, उसका नाम है सेनोजोइक। सेनोजोइक। ठीक है। सेनोजोइक के कितने भाग है, 5। नहीं, सेनोजोइक के 2 भाग है। एक मिनट ध्यान रखना थोड़ा सा, एक तो इसको मिटाने वाला मेरे को कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको छोड़ो। यहाँ पे 2 भाग है। पहला है टर्शरी, टर्शरी युग। ठीक है। टर्शरी युग के 5 भाग है। यहाँ इपोच कितने इपोच है, 5 इपोच है टर्शरी। पहला इपोच जो है, इसका नाम, इसका थोड़ा आगे तक जाएगा भाई। टर्शरी युग का पहला इपोच है, इसका नाम है पेलियोसीन। ठीक है। दूसरे का इयोसीन। तीसरे का ओलिगोसीन। चौथे का मायोसीन। पांचवे का पलायोसीन। ठीक है। पेलियोसीन में क्या हुआ, इनकी विशेषताएं लिखेंगे अपन। पेलियोसीन के अंदर छोटे स्तनपायी आए। ऐसे जानवर छोटे छोटे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपायी, जैसे कि चूहे, लाइक चूहे, जैसे चूहे। ठीक है। और इयोसीन में खरगोश आ गए पृथ्वी पर। ठीक है। ओलिगोसीन में क्या हुआ, मनुष्य जैसे दिखने वाला वन मानुष जंतु, ये क्या था, मनुष्य जैसा दिखता था, मनुष्य के पूर्वज। ठीक है। मायोसीन में क्या हुआ, ये वन मानुष बहुत ज्यादा फैल गए, यानी वन मानुष का विकास। और उसके अलावा ये जो पुष्पी पौधे थे ना, ये पहली बार जो प्रथम बार आए थे, इन पुष्प पौधों का विकास हो गया। पुष्पी पौधे यानी फूल वाले पौधे और पेड़। ठीक है। और इस प्लायोसीन में क्या हो गया, मनुष्य के जो पूर्वज है, वन मनुष्य के बाद, ठीक है, मनुष्य के जो पूर्वज है, एक्चुअल में मनुष्य जैसे दिखते थे, मनुष्य के पूर्वज वन मनुष्य, यानी ज्यादा, अब मनुष्य के ये जो वन मनुष्य जैसे दिखते थे पहले, अभी ज्यादा मनुष्य जैसे दिखते हैं। ठीक है, समझ गए, मनुष्य के पूर्वज। ठीक है। अब इसका दूसरा भाग, सेनोजोइक का पहला तो टर्शियरी, दूसरा है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, इसके 2 भाग है। इस क्वाटरनरी, इसको तो यहाँ तक बंद कर देते हैं।
ठीक है, इसका पहला भाग है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन मुझे इसी में लिखना पड़ेगा, अगर मैं दूसरा पेज ले लूंगी तो फिर चीजें समझ में नहीं आएगी। और लास्ट वाला है होलोसीन। क्वाटरनरी का दूसरा भाग है। प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, आदि मानव, ये जो मनुष्य के पूर्वज थे वो आदि मानव में बदल गए। ठीक है। और स्थल का जो ये वर्तमान रूप है ना, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, जो जहाँ पे हमें दिखता है आज पृथ्वी पर, वैसा स्थल का वर्तमान स्वरूप प्राप्त। स्थल को वर्तमान स्वरूप प्राप्त। और होलोसीन क्या है, ये आधुनिक मानव का काल है। आज जो अपन रह रहे हैं ना, ये होलोसीन इपोच में ही रह रहे हैं, आधुनिक मानव। ठीक है। ये हो गई हमारी सारणी, इसको इस तरह से अपन को याद रखना है। अब मैडम ठीक है, इसको आपने में लिखा दिया, अब हम याद कैसे करें इसको, ये नाम हमें याद नहीं है, ये कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब आपको इनको याद कराती हूँ मैं। ठीक है, आपको चीजें पहले याद रखने के लिए क्या क्या याद रखना है, बेसिक चीजें। ठीक है, देखो अपन ने क्या देखा है, सबसे बड़ा है इयोन। इयोन के अंदर होते हैं एरा, एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स, काल जिन्हें बोलते हैं, और इनके अंदर होते हैं अपने इक्वोच। ठीक है। इयोन कितने टोटल, चार। ठीक है, चार में से, ठीक है, एक इयोन है जिनमें तीन इयोन का तो कोई मतलब नहीं है, एक दो तीन। ठीक है, इनका चौथा चौथा जो है उसके कितने भाग है, उसके तीन एरा है। तीन एरा में से जो पहला एरा है, तीन में से जो पहला है उसके कितने भाग है, तीन में से पहला जो है इसके कितने भाग है, छह भाग। और दूसरा जो है उसके तीन भाग है। तीसरा जो है उसके दो भाग है। और इसके इपोच कितने, इसके पांच इपोच है और इसके दो इपोच। ठीक है, बाकी इनके इपोच नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो अब देखो अपन ने इयोन देख लिए, अब अपन को ना इयोन में इन तीन को तो याद नहीं करना, बस नाम याद रखना, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोरोजोइक, बात खत्म। यहाँ से याद करना है फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक कीड़ा में तीन, फेनेरोजोइक इयोन में तीन एरा है। तीन का नाम क्या है, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। सेनोजोइक को ही कई बार नियोजोइक ले देते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है, नियोजोइक। ठीक है, इसका नाम। ठीक है, तो आपको ये तीन ऐसे याद रख लेने कि भाई पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सोनोजोइक। अब क्या है, इस पेलियोजोइक में, इस पहले वाले भाग में क्या है, छह भाग है। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, ये याद नहीं होते, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, जैसे मैं पिछले वाले पेज में चलूं, ये देखो, ये हमारा पेज है, देखो इसमें छह भाग है। तो इसको ट्रिक बनाई है मैंने। ट्रिक क्या है इसकी, आप लिख लेना ट्रिक, केम आसी डिक्का पर, केम आसी डिक्का पर। देखो केम यानी केम्ब्रियन, आ से आर्डोविशियन, सी से सिलूरियन, डी से डिवोनियन, का से कार्बोनिफेरस, पर से परमियन। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, पहली छह, मारवाड़ी में बोलते हैं ना पहली, यानी पहली, पहले बार। तो पहले में, फेनोरोजे के पहले में छह, तो पहली यानी पेलियोजे छह यानी छह बार। और क्या है, पहली छह, के मासी डिक्का पर, केम, आर्डोविशियन, सिलूरियन, आसी, डी का पर, ये याद हो गया अपन को यहाँ पे, के मासी डिक्का पर। केम से केमरियन, आ से आर्डोविशियन, सी से सिलूरियन, डी से डिवोनियन, का से कार्बोनिफेरस, पर से परमियन। ठीक है, अभी यहाँ नहीं जाना आपको इस तरफ कि भाई ये कैसे याद होगा, अभी बस ये अपन को पीरियड से याद करना है, लाइन टू लाइन, ऊपर से नीचे, इसको ऐसे याद रखना है। फिर आता है दूसरा फेनोरोजेक का दूसरा, मेसोजोइक, मैं इसको बोलती हूँ मासी। ठीक है, मासी के तीन बच्चे हैं, कितने हैं, तीन, देखो एक दो तीन। तीन के नाम क्या है, पहला बच्चा है टिया, दूसरा बच्चा है जूरा, और तीसरा बच्चा है क्रीटा। तो ट्रिया, टिया से ट्रियासिक, जूरा से जूरेसिक, और क्रीटा से क्रीटेशियस। तो मासी के कितने बच्चे, तीन बच्चे। मासी के तीन बच्चे, तीनों ही खतरनाक। खतरनाक क्यों, इसमें डायनासोर है। ठीक है, इसमें बड़े बड़े समुद्री कछुए, मेंढक थे। और क्रेटेशियस में डायनासोर खत्म हो गए, पानी जो है समुद्र का ऊपर आ गया, चलो पे। तो मासी के तीन बच्चे, टिया जूरा क्रीटा, टिया जूरा क्रीटा। ठीक है, ये टिया, ये जूरा, ये क्रीटा।
सी एस आगे पीछे लगा देंगे। फिर आती है सेनाजोइक, इसको याद रखो सेना से। सेना जो होती है ना, सेना, उसको है ना पानी है ना इयोमा पिलाती है। देखो, सेना को पानी इयोमा पिलाती है। देखो, पानी से पेलियोसिन, इयो माँ पिलाती है। ठीक है। और लास्ट में क्वाटनरी को ऐसे याद रख लो, प्लिस्टोसिन होलोसिन, ये तो दो ही है, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। ठीक है। होलोसिन से तो आज हमारा आधुनिक काल है ये। ठीक है। उसके जस्ट ऊपर प्लिस्टोसिन, इसे याद रखना है। तो ये जो टर्शरी युग है, सेनोजोइक का पहला, इसको याद रख लो, सेनोजोइक का पहला टर्शरी युग। ठीक है। तो सेना को पानी ईओ माँ पिलाती है। और ये कितने भाग है? 5। सैनिक कितने हैं? ये सैनिक पानी पीने वाले 5 है। पानी कौन पिलाता है? पानी से पेलियोसिन, याद रखना है, ईओ माँ पिलाती है। पानी से पिलियोसिन, ई से इयोसिन, ओ से ओलिगोसिन, माँ से मायोसिन पिलाती है, से प्लायोसिन। इस तरह से इस सारणी को देखो मैंने याद रख रखा है। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को भी याद कराती हूँ, आप लोगों को भी मैंने ऐसे ही याद कराया। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है अपने याद करने की। ठीक है। अब इसमें देखो, ये पहला जीव कब आया, प्रथम मछली कब आई, ये आपको थोड़े से इसके साथ याद रखना पड़ेगा कि प्रथम मछली आर्डोविशियन, स्थल पर पौधे पहली बार सिल्वरियन। ठीक है। समुद्र में पहली बार जीव का उद्भव आपको याद ही आ जाएगा, पहला है तो पहली बार ही होगा। ठीक है। और ये जो रेप्टाइल किसे कहते हैं? परमियम को। अगर मान लो कोष्टक में परमियम, ऑप्शन में परमियम नहीं हो, पहले जो एक हो, तो आप करके आ जाना एज ऑफ रेप्टाइल। ठीक है। और मासी के 3 बच्चे देखो, बड़ा मेंढक, बड़ा समुद्री कछुआ, टीना खतरनाक, डायनासोर, जूरेसिक पार्क मूवी देखी तो याद रह जाएगा, जूरा, जुरेसिक डायनासोर। ठीक है। क्रिटेशियस डायनासोर तो हो गए विलुप्त, और समुद्र का जो जल है वो स्थल पर आ गया है। ठीक है। फिर आता है ये सेना, जो एक सेना से याद रखना है, 2 भागों में बटी हुई सेना है, टर्शरी क्वाटनरी। जो पहली सेना का भाग है, इसको पानी इयोमा पिलाती है। पानी से पेलियोसिन, ई इयोसिन, ओ से ओलिगोसिन, मा से मायोसिन पिलाती है, से पिलायोसिन। ठीक है। और जो लास्ट वाला भाग बच गया क्वाटनरी, इसको 2 भागों में बांटा गया, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। होलोसिन हाय हेलो करते हैं अपन, हाय हेलो कर रहे हैं अभी मानव यहाँ पे बैठ करके। ट्रिक है याद रखने की, आपको जैसे भी याद हो। ठीक है। तो हेलोसिन तो अपना है ही है, उसके अलावा ऊपर जो है प्लिस्टोसिन। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। तो ये हमारी ट्रिक थी। ठीक है। पैलियोजोइक में 6 भाग है। ट्रिक क्या है? केम, आसी, डिका, पर। ठीक है। और दूसरे नंबर की कौन सी? मेसिजोइक। तो मासी से याद रखना है, मेसोजोइक मासी के 3 बच्चे, 3 बच्चे, तीनों ही खतरनाक। नाम क्या है? टिया, ट्रियासिक। पहला बच्चा है टिया, दूसरा बच्चा है जूरा, तो जुरासिक, ट्रियासिक, जुरासिक, और क्रिटा, क्रिटेशियस। 3 बच्चे खतरनाक, इसमें 2 है। ये तीसरा है, इसका नाम है सेनोजोइक, जिसे नियोजोइक भी कहते हैं। ये 2 भागों में बटा हुआ है, टर्शरी और क्वाटरनरी। इस टर्शरी के 5 सैनिक है। ठीक है। सैनिक क्यों? सेना से याद रखना है इसलिए। 5 है, जिसको पानी इयोमा पिलाती है, तो पिलायोसिन, प्लायोसिन 5 में से पहला। दूसरा इयोसिन, इयोसिन, इयोमा, इयो, ओ से ओलिगोसिन, मा से मायोसिन, मायोसिन, और पिलाती है से प्लायोसिन। पै आधा आ जाएगा इसमें, इसमें आधा पै है, इसमें पूरा पै है, इसे याद रखना है। ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आपको याद रखना है। देखो मैंने भी फटाफट यहाँ कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है? ये हमारी भूगर्भिक समय सारणी है। मैं एक बार से आपको इसको दिखा देती हूँ उसमें, इसमें हमारी बुक में। ये देखो, ये हमारी बुक है भाई, ये देखो। अब इसमें देखो शुद्ध हिंदी लिखी हुई है ये, अधीन, उत्तन, नुत्तन। अब इतना अपन को इतनी हिंदी नहीं आती, अपन भले ही भारतीय हैं, हिंदुस्तानी है, पर हिंदी अपन को आती नहीं है। ठीक है। तो जो मैंने नाम बताया ना, यहाँ क्रिटेशियस, तो देखो ये मेसोजोइक मासी के 3 बच्चे, ट्रिया, जुरा, क्रिटा। और ये है अपना सेनोजोइक, जिसे अपन नियोजोइक भी बोलते हैं। ये टर्शरी, ये क्वाटनरी। तो टर्शरी के अंदर क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप अपनी कॉपी के अंदर या किताब के अंदर इसका मतलब जो है हाथों हाथ लिख लो। इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है, इस पहले वाले का, इसका इसका मतलब है अपना पेलियोसीन। इसका मतलब है इयोसीन। इसका मतलब है ओलिगोसीन, ओलिगोसीन। और इसके ऊपर वाले का मतलब है मायोसीन, और इसका मतलब है प्लायोसीन। अब ये बच गया, ये है प्लिस्टोसीन। इधर लिख देती हूँ, प्लिस्टोसीन।
और ये अभिनव का होलोसीन। इसे अभिनव काल, अभिनव यानी नया, होलोसीन एक बार से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब, इस ऊपर वाले का मतलब है होलोसीन। अपने को किताब के अंदर ही लिख लो इन नामों को। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखवाई है ना आप लोगों को, उसमें कि पहला पहला मानव जो है, मानव का रूप कब आया, पहला जीव कब आया पृथ्वी पे, है ना, ये सब इसके अंदर अपने दिए हुए हैं सामने में। आपको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, किताब में सब है। देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहाँ तक देख लेता। देखो पहले कार्बन डाइऑक्साइड की दिखता थी, ठीक है, महासागरों वायुमंडल में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के दिखता। और इसमें देखो ये ये हेडन, और ये अपना आर्कियन, और ये अपना प्रोटोरोजोइक। ठीक है, जो है पेंड्रोजोइक से पहले का याद करने वाला, ये ऊपर रखना ना। और ये कई जोड़ों वाली जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, एल्गी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, और फिर अपन आ जाते हैं फेनेरोजोइक एरा में। एक मिनट, हाँ, ये जो है ये पूरा फेनेरोजोइक है, लिख लो इसमें, फेनेरोजोइक इयोन है। ठीक है, फेनेरोजोइक इयोन है अपना। ठीक है, फेनेरोजोइक इयोन। ठीक है, अब इसमें अपन को याद करना है। याद कैसे करना है, ये देखो पूरा जी, इसको बोलेंगे पेलेजोइक। पेलेओजोइक, इस पेलेजोइक में कितने भाग है? 6। 1 2 3 4 5 6। इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी केम आसी डिक्का पर, केम आसी डिक्का पर। तो केम से हो गया कैम्ब्रियन, आ से आडोविशियन, सी से सिल्वरियन, डी से डिवोनियन, का से कार्बोनिफेरस, पर से परमियन। इसकी क्या थी? मासी के 3 बच्चे, टिया, जूरा, क्रिटा। ट्रिया से ट्रियासिक, जूरा से जूरेसिक, क्रिटेशियस से क्रिटेशियस। और इसका मैंने आपको नाम नहीं लिखवा दिए, जिसके हिसाब से ये जो है सेनोजोइक है, तो सेना को पानी यो माँ पिलाती है। और ये प्लिस्टोसिन, और ये होलोसिन। ठीक है, और ये इसमें देखो कैम्ब्रियन में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो है समुद्रों में बने थे, स्थल पे कोई जीवन नहीं था, ये सब जल में बने थे। आर्डोविशियन में क्या हुआ? पहली मछली आई। सिल्यूरियन में क्या हुआ? स्थल पर प्रथम जीवन आया पौधों के रूप में। डिवोनियन में क्या है? स्थल और जल पर रहने वाले जीव, जिन्हें मैंने उभयचर लिखा है। ठीक है, और ये कार्बोनिफेरस में पहले रेंगने वाले जीव, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले आ गए थे। ठीक है, परमियन, इसमें रीढ़, ये रेंगने वाले जीवों की अधिकता बन गई थी। ठीक है, इसलिए इसको रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं, जो प्रेप्टाइल लिखाया मैंने आपको। ट्रेसिक में क्या हुआ? मेंढक और समुद्री कछुआ आए बड़े बड़े। जुरेसिक में डायनासोर आए। ठीक है, और कंगारू भी आया था, और पुष्पी पादप, यानी पहली बार ऐसे पौधे जिसमें फूल आते हैं, वो आए थे। क्रेटेशियस में डायनासोर मर गए, और समुद्र पे जो है, समुद्रों का जल जो है स्थलों तक पहुंच गया। फिर ये अपना प्लायोसीन, छोटे स्तनपायी लाइक चूहे वगैरह। और ये फिर अपना इयोसीन, खरगोश आए इसमें। और ये अपना ओलिगोसीन, इसमें मनुष्य से मिलता जुलता वन मानस जंतु आया। ठीक है, पहली बार ऐसा वन मानस जंतु जो मनुष्य से मिलता था। ठीक है, फिर अपना आया ये मायोसिन। ठीक है, ये ओलिगोसिन, ये मायोसिन। मायोसिन में वन मानुष, ऐसा मानुष जो हमारा पूर्वज है मनुष्य का। ठीक है, और फूल वाले पौधे अब बढ़ गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, और ये अपना लास्ट में प्लायोसिन, जिसमें आधुनिक मनुष्य के पूर्वज। और फिर ये प्लिस्टोसिन, जिसमें है आदि मानव। और ये है ओलोसिन, जिसमें आधुनिक मानव। ठीक है, इस तरह से अपन ने सारणी को याद कर लिया है। और आपको ये सारणी अब याद हो गई होगी, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं है, इसको बार बार सुन लेना थोड़ा सा, जहां से मैंने सारणी शुरू की थी। ठीक है, इसको अच्छे से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे बीएड फर्स्ट ईयर वाले और बीएड सेकंड ईयर वाला, जिनको मैंने पिछले साल पढ़ाया था, इनको तो मैंने क्लास में याद करा दिया है। ठीक है, तो उनकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जबकि जो जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले, ठीक है, उनको थोड़ा सा इसको दिक्कत हो सकती है पढ़ने में कि भाई ये क्या है। तो लेकिन मैंने इसकी ट्रिक बता दी है, आपको वो ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले आपको कुछ याद नहीं करना, ये इतनी चीजें याद नहीं करनी है कि मैडम हम ये कैसे याद करेंगे, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, ये इसको याद करो ही मत। अभी फिलहाल याद करो इसको, फेनेरोजोइक को। फेनेरोजोइक याद रखो। फेनेरोजोइक के 3 भाग है, 1 2 3। ठीक है, तीनों के नाम क्या है? इसका पेलेजोइक, इसका मेसोजोइक, इसका जो है सेनोजोइक। और इसके अलावा जो है पेलेजोइक के 6 भाग है, ये याद रखो। इसकी क्रिकेट के मासी टीका पर। फिर मासी है, बीच में मेसोजोइक है, यानी मासी है। मासी के 3 बच्चे हैं, टीरा, जूरा, क्रिटा। फिर सेनोजोइक, इसको 2 भाग कर दो। पहले वाले भाग में 5,
ठीक है, पहले वाले भाग की सेना है जिसके 5 भाग है, जिसमें पानी इयोमा पिलाती है, सेना को पानी इयोमा पिलाती है। पानी से प्लायोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। ठीक है, और फिर क्वाटनरी है जिसको 2 भागों में बांटा गया, एक तो प्लिस्टोसिन, एक होलोसिन। बस इसको इतना ही याद रखना है एक बार का। ये याद होने के बाद में फिर तो तुम धीरे धीरे ना, ये जो नाम याद हो जाएंगे ना, एडोविसन, डिवोनिन, जो अजीब अजीब से नाम लग रहे हैं आपको, ये एक बार से आपके दिमाग को ना याद हो जाएंगे ना, आपका दिमाग के लिए नॉर्मल हो जाएंगी ना ये नाम, तो फिर आपको ये बाकी चीजें इसके साथ लिंक करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है ये वाला लेसन जो बच गया था वो। अब इसके कर लेते हैं अपन क्वेश्चन आंसर। बस फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट का काम हो रहा है। चल भाई, रुक जा, इसको इस तरह से करके चले। ये आ गया हमारे क्वेश्चन आंसर। देखो, हमारे इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? कौन सी संख्या, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 4600 करोड़ वर्ष पूर्व या 4.6 अरब वर्ष, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी की आयु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यानी अपन जो ये पढ़ के आए ना, देखो मैंने बताया था सबसे बड़ा तो है यून, यून के अंदर होते हैं एरा, एरा के अंदर होते हैं पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर होते हैं इपोच। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, ये सबसे बड़ा है ईओन। ठीक है, और अब अपने पास है अगला कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। कौन सी चीजें ऐसी थी जिसने वायुमंडल के निर्माण में काम नहीं किया? देखो, सौर पवन ने क्या किया, पुरानी ये जो हवाएं, गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम, इनको हटाया तो काम आया। और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण है तो काम आया। गैस उत्सर्जन, मैंने डी गैसिंग पढ़ाई थी आपको, डी गैसिंग। ठीक है, डी गैसिंग से क्या हुआ, ये जो अपन देखो यहाँ पे पढ़ा था, एक बार से मैं आपको याद दिला देती हूँ ताकि आप कहो कि मैडम कहाँ पढ़ा था। इतनी देर से परेशान नहीं पड़ रही तो आप भूल गए। देखो ये देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ऐसी प्रक्रिया जिसमें से पृथ्वी के भीतर से गैसें बाहर आ रही थी, तो वायुमंडल का निर्माण होगा कि नहीं होगा इन गैसों से। ठीक है, तो ये भी काम आया। ठीक है, अब बच गया विभेदन। विभेदन से क्या हुआ है, विभेदन से पृथ्वी की जो परतें है ना, उनका निर्माण हुआ है। वायुमंडल में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका ये पूछ रहा है सहायक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ग। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीतरी ग्रह कौन कौन से, मैंने कल आपको बताया था ये सूर्य है। ठीक है, इसके आगे 4 ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इनको भीतरी ग्रह कहते हैं, इन चारों को, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। और बाहर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको कहते हैं बाहरी या जोवियन ग्रह। ठीक है, इनको पार्थिव या भीतरी ग्रह कहते हैं, इनको जोवियन या जोवियन या बाहरी ग्रह कहते हैं। तो कह रहा है कौन से पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच तो बुध और शुक्र है, नहीं भाई, ये नहीं है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच, तो सूर्य और ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, यानी ये सही है, ये सही लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वे ग्रह जो गैसीय है वो तो जोवियन है, तो ये तो बाहरी ग्रह हो जाएंगे, भीतरी नहीं होंगे। बिना उपग्रह वाले, तो उपग्रह तो है पृथ्वी के पास है, मंगल, और मंगल के पास फोबोस, दिबोस 2 है, तो ये आंसर हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र पेटी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह। ये कल अच्छे से बताई थी मैंने, क्षुद्र पेटी वगैरह। पृथ्वी पर जीवन लगभग कब आया? ये कह रहा है पृथ्वी पर जीवन कब आया, तो अपन ने देखा था 3 अरब 80 करोड़ वर्ष, यानी से अपन 380 करोड़ वर्ष भी देख रहे थे, तो वही वाली बात है, ये आया था तब। ठीक है, तो ये हो गए इसके शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक है, अब इसके जो ये क्वेश्चन है वगैरह वगैरह, ये आप करोगे तो आपका और भी ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन आपको ये तो क्वेश्चन देखने ही थे। ठीक है, तो ये हमारा लेसन हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई है। अगर आप चाहते हो कि मैडम ये भूगर्भिक समय सारणी वाला जो ये टॉपिक है हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, 1-2 बार तो इसको देखेंगे, तो इसको अलग से शूट करके एक वीडियो बना दो। ठीक है, और अच्छे से शॉर्ट में जितना हो सके तो मैं अलग से शूट कर दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और प्लीज अगर आपको क्लास समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज कमेंट करा करो, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है, या फिर मैं वन वे ही पढ़ाती जा रही हूँ, अपने आप से बातें कर रही हूँ। किसी के काम आ रही है कि नहीं आ रही है क्लास, मुझे बताया करो कमेंट में। ठीक है, कि हाँ मैम हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम रेगुलर है, हमने इतनी क्लासें ले ली है, हमें ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, कि हमने ये चीज पहले पढ़ी है, पहली बार पढ़ी है, हमें थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे या बुरी, दोनों में से कुछ भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो। एक तो इससे क्या होगा, मुझे लगेगा हाँ भाई मैं आप लोगों से जुड़ाव महसूस करूंगी, कि हाँ भाई मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे अगले दिन क्लास शूट करने के लिए थोड़ा सा और क्यूरियोसिटी रहे कि हाँ भाई बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए मुझे क्लास शूट करनी। दूसरा, मुझे अपने बारे में पता चल जाएगा कि भाई मैं जैसे पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहाँ कहाँ चीजें हैं जहाँ मेरे को और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। ठीक है,
तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी चीज अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।